हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 11th का जो स्टार्टिंग है, राइट, काइनेमेटिक्स में भी वेक्टर की बहुत रिक्वायरमेंट आती है। मोशन इन अ प्लेन में रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर में, रोटेशनल मोशन में, राइट, इतना हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट आता है 11th में, राइट। और 12th में पूरी हमारी फर्स्ट बुक, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक और पूरा मैग्नेटिज्म, राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 8 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करंट, इस सब जगह पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में वेक्टर अच्छे से कर लिया तो आपका 60 से 70% पार्ट फिजिक्स में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये पूरा बेसिक है, राइट। इसीलिए आज हम पूरा बेसिक लेक्चर करने वाले हैं और हमारे वेक्टर के जो भी लेक्चर आएंगे वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्शन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट, डायरेक्शन का क्या महत्व है, ओके। और हम ये जानने की ट्राई करेंगे कि बेसिक क्या है वेक्टर्स का। अगर जब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, ये सारी डिटेल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मैं टाइटल लगा लेता हूँ वेक्टर्स और फिर अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने यूनिट और मेजरमेंट में पता किया कि यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, फिजिकल क्वांटिटी का क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड is called physical quantity। जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम एग्जांपल भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मास, राइट। अगर आप शुगर लेने जाओ तो आप बोलोगे 1 kg शुगर दे दो, तो एक हमने क्वांटिटी डिफाइन करी, राइट। उसका एक मेजरमेंट है कि 1 kg हम परचेज कर रहे हैं, राइट। 20 kg मैंगो दे दो, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो डिफाइन है, मेजरेबल है। तो अगर हम डिफाइन कर सकते हैं उसको, अगर वो मेजरेबल है, राइट, तो वो हमारी कैसे फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो मतलब वेक्टर्स कलर तो हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि इनर्शिया हो गया, कितना लगा उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। फिर लव हेट, आप किसी को कितना लव करते हो, क्या आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप बोलते हो बहुत सारा लव करते हैं, या फिर आई लव यू टू, आई लव यू इनफाइनाइट, राइट, आप ऐसा बोलते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते कितना प्यार करते हैं, कितनी नफरत करते हैं। कोई आपका दुश्मन हो, आपको बोलते कि आप कितनी नफरत करते हो, तो बहुत नफरत करता हूँ। बहुत मतलब कितनी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती। प्यार मोहब्बत नफरत जो है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी कहलाती है? जिसको मेजर कर सकते हैं, राइट। प्यार को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो मास है, फोर्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। उसकी अमाउंट हम मेजर कर सकते हैं। तो मास हो गया, राइट। उसके बाद स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई। ये सारी हमारी ऐसी क्वांटिटी हैं, एक्सेट्रा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इन सारी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जो सारी हमारी क्वांटिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, राइट। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर की। ये तो आपने समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, और नॉन फिजिकल, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते, वो पूरी अलग होती है। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करना हो, मान लो कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें 10 से पता चल रहा है उसका न्यूमेरिक वैल्यू,
न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, और ये यूनिट है। इस समय यूनिट पता चल रहा है कि उसका यूनिट न्यूटन है, जो फोर्स है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करना होता है एन और यू से, राइट। उसमें एन हमारा क्या आता है, एन हमारा आता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और जो यू आता है वो हमारा यूनिट आता है, यूनिट, राइट। एन जो होता है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और जो यू होता है वो हमारा यूनिट होता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो एन इंटू यू मैंने लिखा, दैट मीन्स के हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी और उसका यूनिट लिखा, राइट। तो किसी भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन भी आएगी कि डायरेक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तभी हमें यहाँ पे वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ आएगा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर, वो हमें यहाँ पे समझ आएगा। और वही जानना हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और अब हम यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे कि वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं इस तरफ लिखूंगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। देखो फ्रेंड्स, पहले तो वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों आती है वो हम जानते हैं कि वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, राइट। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट। हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर पर आवर, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारी बस स्पीड कितनी है, अगर हमें ऐसा पूछना हो तो उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, राइट। तो स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, ओके। दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड आर known as स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड हमारा इंपॉर्टेंट, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी हमारा क्या होगा, उसकी सिर्फ वैल्यू होगी, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यू उसकी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्केलर क्वांटिटी में। और उसके मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल स्पीड, मैंने आपको बताया कितनी स्पीड से जा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद डिस्टेंस, सिर्फ उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके घर से आपकी स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप अपना व्हीकल लेके घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, तो 5 और 5 10 होगा, राइट। हमारा जो मीटर रहेगा बाइक के अंदर, राइट, जो डिस्टेंस मेजर करता है, उसके 5 5 10, दूसरे दिन वापस गए 15, वापस आए 20 25 30, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, कभी नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ वैल्यू नापनी है, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, राइट, उसको कोई लेना देना नहीं है। जो मीटर है ओनली वो अपना डिस्टेंस ही मेजर करता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा हमारा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे कि आपको बुखार है, आपको फीवर है, राइट, मान लो आपको 100 डिग्री फ़ारेनहीट बुखार आया, तो सिर्फ वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, कितना बुखार है। बुखार ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, राइट, कि इसी हैंड में बुखार है या इसी हैंड में है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बुखार के लिए जो फीवर है उसके लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कितना बुखार है, वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे सिर्फ वैल्यू का इंपॉर्टेंस है, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। वहाँ पे हमें डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारे लिए वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी, राइट।
अब हम देखते हैं आगे। तो ये सारी बहुत सारी और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेशर, करंट, ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। देखो करंट में ऐसा नहीं कि डायरेक्शन होती है, क्योंकि वायर होता है तो करंट तो फ्लो करना ही है। मान लो करंट आ रहा है तो यहाँ जंक्शन है, दो तरफ का रास्ता है, तो करंट दोनों में जाएगा, राइट। जहाँ जहाँ वायर है वहाँ करंट जाएगा ही। तो ऐसा नहीं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम ही है जहाँ कंडक्टर हो वहाँ पे फ्लो करना, तो वो तो फ्लो करने ही वाला है। एक और होता तो वो और जाता और ट्रैवल करता, राइट। वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है, राइट। तो ये सारी जो हमारी ये एग्जांपल्स हो गए, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं, राइट। अब हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों आन पड़ी हमें? स्केलर था तो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आप अपने घर से कहीं पे दूर हो, राइट, और आपके घर ऐसे गेस्ट आए हैं कि आपका घर का उनको पता नहीं है, राइट। आपका घर कहाँ पे लोकेट करता है वो उनको पता नहीं है, राइट, एड्रेस पता नहीं है। तो मान लो कि वो रेलवे स्टेशन के ऊपर है, राइट। अब वो आपके घर आना चाहते हैं, तो आपको उन्होंने कॉल किया, राइट। मान लो आपके फ़ोन में 1% बैटरी ही है, बात चल रही है कि हम वहाँ पहुँच गए, स्टेशन पे हैं। तो आप ऐसा बोलोगे कि मेरा घर बस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पे ही है, आप आ जाओ। फ़ोन कट गया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो क्या वो आ पाएंगे? क्या वो आपके घर आ पाएंगे? आपने ऐसा बोला कि मेरा घर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 5 किलोमीटर तो इस तरफ भी होता है, 5 किलोमीटर तो यहाँ भी होता है, 5 किलोमीटर तो इसी तरफ भी होता है, 5 किलोमीटर इस तरफ भी होता है, यहाँ भी होता है 5 किलोमीटर, इस तरफ भी होगा, हर तरफ होगा, राइट। तो फिर वो आपको बहुत गाली देंगे, राइट, क्योंकि स्विच ऑफ होने से पहले, फोन स्विच ऑफ होने से पहले आप उनको डायरेक्शन नहीं बता पाए, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट आती है डायरेक्शन की, कि मेरा घर 5 किलोमीटर पे नॉर्थ साइड है या फलाने रोड पे है, डिकने रोड पे है, राइट। मेरा जो घर है वो 5 किलोमीटर, आप आओ सासी रोड पे आ जाओ, इस रोड पे इस मंदिर के पास है या इस जगह पे है, तो आप उसको डायरेक्शन बताते हो, या आप नॉर्थ की तरफ आना, आप इस रोड पे आना, या आप उस रोड पे जाना। तो यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आती है, राइट। आप उनको सिर्फ रोड भी बता देते कि मेरा घर इस रोड पे है, तो वो किसी को भी पूछ के आ सकते थे। रोड बताइए यानी अपनी डायरेक्शन बताइए, रोड तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, राइट। मान लो हमारे पास ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर हमारा यहाँ पे स्टेशन है, राइट, और स्टेशन से सीधा ही हमारा एक रोड है गांधी रोड, राइट। तो आप उनको पर्टिकुलर बोल देते कि मेरा गांधी रोड पे ये घर है, कितने किलोमीटर पे है, तो वो लोग उस डायरेक्शन में आके पता कर लेते 5 किलोमीटर पे कहाँ पे कौन सी सोसाइटी में है, राइट। तो इस तरीके से जब आप उनको एग्जैक्टली अगर किसी चीज़ के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एग्जैक्टली अगर वैल्यू भी पता हो, डायरेक्शन भी पता हो, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारी जगह पे हमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है। वैल्यू की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, साथ साथ में डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। मान लो कि मैं सूरत से फ्लाइट लूँ, राइट, तो मुझे ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि मुझे कहाँ की फ्लाइट लेनी है या कहीं कहाँ जाना है, गोवा जाना है, राइट, या फिर दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, कहाँ जाना है वो मुझे पहले तो डिसाइड करना पड़ता है। पायलट को भी डिसाइड करना पड़ता है कि मेरी फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक है, राइट। एक बार उसने टेक ऑफ कर लिया, राइट, पता ही ना हो कहाँ जाना हो, तो कितनी दिक्कत आ सकती है आप सोचो, राइट। पायलट को कंटिन्यूसली गाइडेंस मिलता है कि आपको इस दूरी पे चलानी है, इतनी हाइट पे चलानी है, इस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है, राइट। तो सारा काम वेक्टर क्वांटिटी करती है, राइट। वेलोसिटी, कितने एंगल पे जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, राइट, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे नीचे उतरना है, राइट, कहाँ पे लैंड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बिना वेक्टर के हम ये चीज़ें पढ़ नहीं सकते, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड आर known as
वेक्टर क्वांटिटीज, राइट, जिसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, राइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हैं, राइट। दोनों की रिक्वायरमेंट आएगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, राइट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पे, ओके। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी वेलोसिटी, यहाँ पे हमारा घर स्टेशन से कौन से रोड पे है, राइट, कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या एग्जैक्टली लोकेशन में पता चलेगा, राइट, कितनी वैल्यू है वो पता चलेगी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए, राइट, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मुझे फोर्स लगाना है कहीं पे, तो फोर्स लगाने का एक पर्पज होता है, राइट, तो वो भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी हमारी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जिसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट आएगी, वो सारी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट दोनों का देखा हमने, राइट। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के लिए ऑर्डिनरी लॉ भी ओबे करते हैं, हमारे जो अलजेब्रा का ऑर्डिनरी लॉ है, राइट। मान लो कि मैं 5 kg शुगर लाया, वापस मैंने 5 kg शुगर लाया, तो टोटल कितनी लाया, 10 kg लाया, राइट। एक मैं नॉर्थ में कोई दुकान है वहां से लेके आया, एक मैं ईस्ट में कोई दुकान है वहां से लेके आया, तो डायरेक्शन का यहाँ पे इंपोर्टेंस ही नहीं, आप चाहे कहीं से भी लाओ, शुगर आप लेके आए तो टोटल कितनी हुई है, 5 यहाँ से लाया, 5 यहाँ से, टोटल 10 होगी, राइट। लेकिन वेक्टर में इस तरह से लॉ फॉलो नहीं करेंगे, यानी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि इट ओबे स्केलर क्वांटिटी ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, यहाँ पे हमारे अलजेब्रा के ऑर्डिनरी लॉ फॉलो होंगे, राइट। लेकिन मान लो मैंने अभी आपको बताया कि 5 kg में नॉर्थ पे कहीं से कोई शॉप से लेके आया शुगर, और 5 kg कहीं मैं ईस्ट या वेस्ट से लेके आया, तो कहाँ से लाया वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, टोटल शुगर कितनी हुई, 10 kg, डायरेक्ट आपकी टोटल शुगर यहाँ पे 10 kg हुई है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। अब यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो अपने ऐसे सिंपल रूल के ऊपर वर्क नहीं करता, वो उसके ऊपर काम नहीं करता, उसके लिए स्पेशल लॉ आते हैं, राइट। वेक्टर क्वांटिटी ओबे स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, उसके लिए जो स्पेशल लॉ है हमारे वेक्टर अलजेब्रा के, वो लगाने पड़ेंगे। अब ये स्पेशल लॉ क्या है भाई, तो वो हम यहाँ पे पता करते हैं, ये स्पेशल लॉ क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा के हमारे जो स्पेशल लॉ है वो किस तरह से काम करते हैं। मान लो कि आप यहाँ पे फाइव किलोमीटर चले, राइट, 5 किलोमीटर चले, उसके बाद आप नॉर्थ की तरफ यहाँ पे आप मान लो 4 किलोमीटर चलें, और यहाँ पे आप 3 किलोमीटर चलें, राइट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे यहाँ पे, राइट, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड जो आएगा, राइट, उसका अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर का, राइट, मान लो मैं उसको एक्स वेक्टर लिख रहा हूँ या कोई ए वेक्टर लिख देता है, वेक्टर ए, तो यहाँ पे जुड़ेगा 4i कैप, ये आई कैप जे कैप क्या है ये पूरी हम डिस्कस करने वाले हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू आएगी 5, तो 4 और 3 जुड़ने से यहाँ कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। भाई ऐसा कैसा लॉ है कि 4 और 3 जुड़ने से 5 बनते हैं, अगर यही इस तरफ चला होता 4, उसके बाद थोड़ा रुकता, वापस 3 चलता, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आता, 4i कैप प्लस 3i कैप, 7i कैप,
राइट। अगर ये 4 इस तरफ चलता, फिर टर्न लेके वापस 3 i कैप इस तरफ चलता, तो 4 i कैप प्लस माइनस 3 i कैप, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 4 i कैप माइनस 3 i कैप, ओनली 1 i कैप। तो ये स्पेशल टाइप के लॉ है, कभी दोनों को ऐड करने पे 5 वैल्यू मिल रही है, राइट, कभी दोनों को ऐड करने पे 7 वैल्यू मिल रही है, कभी दोनों को ऐड करने पे 1 वैल्यू मिल रही है। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो हम एडिशन ही बोलेंगे अभी तो उसको, राइट। तो ये स्पेशल टाइप के लॉ है, इनके रूल्स हमें सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब जाकर हम वेक्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा फोकस कर सकते हैं, उसका बेसिक अच्छे से समझने पे उसको बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही हम स्पेशल रूल पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर ऐसे कैसे स्पेशल रूल्स को फॉलो करता है। इस तरह से कभी उनका एडिशन 5 आता है, कभी 7 आता है, कभी 1 आता है, इस तरह से वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है, राइट। तो अब हम आगे का टॉपिक करते हैं कि आप वेक्टर को प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर बाय नॉर्मल मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लो वेक्टर है कोई ए, तो वेक्टर को वेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें ऊपर एरो बताना पड़ता है, हेडेड लाइन, राइट, एक ऊपर एरो बताना पड़ेगा, इस समय आइडिया आएगा कि भाई ये वेक्टर है, राइट। तो उसको हम इस तरह से मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए, उसमें ये जो ए है मोड के अंदर मैंने लिखा हुआ है, वो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू डिफाइन करता है, न्यूमेरिक नंबर डिफाइन करता है। और ये ए कैप है, ये उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना, राइट, ये हमें उसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन। तो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, या आप दूसरी कोई भी रेफरेंस बुक लोगे, दो तरीके से उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, या तो उसके ऊपर एरो होता है या फिर उसको बोल्ड लेटर बताया जाता है, इस तरह से बोल्ड लेटर। अब अगर हम कॉपी में इसे बोल्ड लेटर बताएंगे तो पूरी कॉपी फट जाएगी, अगर हम ऐसे घिसेंगे बार बार उसके ऊपर ही ऊपर तो पेज तो फट जाएगा ना, राइट। इसीलिए हमारा आसान मेथड होगा कि हम क्या करें, ए के ऊपर इस तरह से एरो लगा दें, ये हमारा एक नॉर्मल मेथड रहेगा। ये वेक्टर ए है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोर्ड में है, और ये हमारा ए कैप है, ए कैप, राइट। ए कैप हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर कहलाता है, ओके। अब आप देखिए कि अगर मान लो मैंने इस तरह से लिखा है कि फोर्स हमारा 10 न्यूटन आई कैप है, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, तो फ्रेंड्स अब हमें वेक्टर पढ़ना है, तो वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप किस तरह से डिफाइन करते हैं, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, या जेड में है, या नेगेटिव एक्स में है, नेगेटिव वाई में है, नेगेटिव जेड में है। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे एक्स और वाई डिफाइन कर लेने हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। मान लो एक मोटर कार ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, राइट, वो ट्रैवल करिए एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एक्स डायरेक्शन में, तो हम उसको लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अगर हमारी कार वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, राइट, या कोई हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये तो मान लो आपने इस तरह से है, राइट, अगर इस तरह से वो डायरेक्शन, ऊपर कोई चीज उठ रही है तो आप उसको जे कैप ले लीजिए, जे कैप। मान लो मैंने एक स्टोन को इस तरह से फेंका ऊपर की तरफ, राइट, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो यहाँ पे जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है वो वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस पे है, राइट, वाई एक्सिस, राइट। ये जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ओके। तो जब भी अब हम देखेंगे कि अगर हमारी कोई चीज़ एक्स में ट्रैवल कर रही है तो आई कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वाई में ट्रैवल कर रही है तो हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उसी तरीके से अगर हमारी कोई बॉडी इस तरफ ट्रैवल कर रही है तो वो हमारा माइनस आई कैप कहलाएगा, राइट। और अगर नेगेटिव वाई में है तो माइनस जे कैप कहलाएगा, राइट। अगर कोई चीज़ बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर, तो वो हमारा अभी हम यहाँ पे, अगर बोर्ड के बाहर में
प्लस के कैप लेता हूँ तो बोर्ड के अंदर हम क्या लेंगे, माइनस के कैप, राइट। बोर्ड के बाहर जो 3D में एक्सिस है हमारी इस तरह से देखो, ये एक्स रेड पेन, ब्लू पेन हमारा वाई है, और ये हमारा क्या है, जेड है, 3 डायमेंशनल। देखिए आप इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से हमारा है, तो ये हमारा प्लस के रहेगा, तो ये हमारा माइनस के रहेगा। इस तरह से आई कैप हमें एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप हमें वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और के कैप हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड डायरेक्शन। उसी तरीके से माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप नेगेटिव वाई एक्सिस, और माइनस के कैप हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारा रहेगा, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 न्यूटन आई कैप, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है वो हमारे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। न्यूटन हमारा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई फोर्स है, इसी से हमें आइडिया आएगा कि फोर्स है, राइट। और ये आई कैप हमें डायरेक्शन बता रही है कि हमें एक्स एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब हम मान लो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं उसको, ये मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से एरो से हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एरो है बहुत ही स्पेशल एरो है, क्योंकि इसमें ये जो पीछे का पार्ट है, लास्ट पॉइंट, उसको हम बोलेंगे टेल। ये उसका टेल रहेगा, उसकी पूंछ रहेगी, टेल, राइट। और जो आगे का पार्ट है एरो जहाँ पे हमने इंडिकेट कर रखा है, उसको हम बोलेंगे हेड, वो हमारा हेड रहेगा, राइट। अब यहाँ पे टेल और हेड का इंपोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि आगे जाके हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ट्राइंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड करने वाले हैं, राइट। तो उसमें उसको रखने का तरीका होता है, इसीलिए हेड टू हेड भी आती है मेथड, टेल टू टेल भी आती है, और हेड टू टेल भी आती है। इसलिए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, राइट। तो इसीलिए जो एरो वाला पार्ट है आगे, राइट, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हेड, और जो पीछे का पार्ट है उसको बोलेंगे उसकी पूंछ, उसकी टेल, राइट। तो ये जो है, ये जो लेंथ है उसकी, ये क्या बताएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। वो क्या बताएगा हमें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, और ये जो पार्ट है वो उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा कि किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन, राइट। मान लो यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ कि आपका जो कंपास बॉक्स की स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 न्यूटन के बराबर है, तो अगर मुझे 10 न्यूटन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा और एरो दिखा दूंगा, राइट। तो ये वेक्टर हमारा 10 न्यूटन बता रहा होगा। अगर मैं लिख दूँ 10 न्यूटन आई कैप, तो ये बता रहा होगा कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूँ कि 10 न्यूटन जे कैप, तो उसको हमें खड़ा करना पड़ेगा, राइट। अब ये ऊपर की तरफ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 न्यूटन जे कैप, राइट। तो आई कैप जे कैप से हमें ये आइडिया आता है कि हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है। हमारा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है। हम इस तरह से डिटेल आइडिया ले सकते हैं इसके ऊपर से कि किस तरह से उसको हमें प्रेजेंट करना है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आइडिया आया होगा कि वेक्टर का टेल किस तरह से है, हेड किस तरह से है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको किस तरह से रखा जाता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं, और अब हम यहाँ पे डायरेक्शन के फॉर्म में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो सिंपल आपको क्या बना लेना है, इस तरह से क्रॉस बना लेना है, प्लस बना लेना है पूरा, राइट। यहाँ पे जो होगा उसको हम नॉर्थ बोलेंगे, और नॉर्थ के सामने क्या आएगा हमारा, साउथ आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा ईस्ट होगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वेस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW, नेस डब्ल्यू, इस तरह से आप याद रखो। यहाँ से स्टार्ट करो नेस डब्ल्यू, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, राइट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब मान लो फ्रेंड्स
कि आपने किसी चीज को ऐसे थ्रो करा, राइट, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे रोड के ऊपर, राइट, या किसी फ्लोर के ऊपर किसी चीज को थ्रो करा, तो वो चीज हमारी इस तरह से ट्रैवल करेगी, राइट। मान लो आपने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन अगर किसी चीज को हम एक्स और वाई प्लेन में थ्रो कर रहे हैं इस तरह से, राइट, कोई बॉडी अगर एक्स और वाई प्लेन में मोशन कर रही है, तो वो फिर क्या हो जाएगी, दोनों के बीच इस तरह से है, मान लो एग्जैक्टली दोनों के बीच है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ ईस्ट, उसको हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, राइट। अगर साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट बोलेंगे, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। मान लो कि अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू के साथ डायरेक्शन बतानी है, ये मैं मिटा देता हूँ। सपोज करो हमें पर्टिकुलर वैल्यू के साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ओके। मुझे यहाँ पे एक वेक्टर बनाना है कि जो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाए और 60 डिग्री एंगल बनाए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। जहां से आपने एंगल को नापा है वो पीछे आना चाहिए, ऑफ ईस्ट। यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, कहां से है, तो ईस्ट से है, राइट। 60 डिग्री हमारा एंगल बना हुआ है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, कहां से, ईस्ट से। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री, राइट। मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा बनाता हूं यहां से, तो इसको आप क्या बोलोगे, 30 डिग्री नॉर्थ, सॉरी किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। अगर मान लो इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, मान लो फोर्स मैंने लगाया हुआ है या डिस्टेंस है 5 मीटर, राइट, तो 5 मीटर लेंथ एट 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहाँ से, नॉर्थ से, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, राइट। सपोज कर लो कि हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, राइट, 70 डिग्री, तो क्या होगा ये 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ हमारा ये एंगल बन रहा है, तो पीछे जो ऑफ जो भी डायरेक्शन आती है, राइट, ऑफ साउथ मतलब साउथ की, यहाँ पे साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नापा है हमने जो भी मेजरमेंट लिया है वो वेस्ट से लिया है, राइट। इस तरीके से हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स अब हम दो क्वेश्चन करते हैं, एक तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन और एक हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, तो आपको आइडिया आएगा कि ये इस तरीके से भी हमें यूजफुल हो सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ दी फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर ड्रॉ करना है यहाँ पे। पहला हमें ड्रॉ करना है 4 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप लगा लीजिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और हमारा यहाँ पे वेस्ट है, राइट, यहाँ पे हमारा वेस्ट है। तो हमें करना क्या है कि 4 न्यूटन का एक वेक्टर ड्रॉ करना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन ले लेता हूँ। तो मुझे 4 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी है, राइट। तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, राइट, ईस्ट की तरफ, कहाँ से, साउथ से, राइट। तो यहाँ से मैं लगाऊंगा 37 डिग्री, राइट, इस तरह से, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 न्यूटन की लेंथ है और 37 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ, कहाँ से, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से, राइट, साउथ से, ये हमारा साउथ है, साउथ से 37 डिग्री किसकी तरफ, इसकी तरफ, जो हमारा पहला वर्ड आता है उसकी तरफ हमें लेना है, राइट। और ऑफ साउथ मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ लेना है 37 डिग्री, हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे हमारा एक सेकंड क्वेश्चन। 3 मीटर पर सेकंड है, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ, राइट,
हमें ये वेक्टर लेना है वेस्ट की तरफ, कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। तो मान लो ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, उसकी लेंथ हमारी यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है। 3 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ कहाँ से, नॉर्थ से, ऑफ नॉर्थ। तो मैं एंगल बनाऊंगा नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ, राइट। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट। तो जब भी हमें डायरेक्शन बताएं इस तरह से हमें लेना है, ओके। ये पूरा हमारा अलग अलग क्वेश्चन है, ये हमारा एक अलग क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स दूसरा एक क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स वाला है। देखिए आप दो स्टेटमेंट बता रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा फॉल्स है, ट्रू है, कौन सा फॉल्स है बताना आपको। पहला स्टेटमेंट, फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायरेक्शन मस्ट बी स्केलर। जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो वो स्केलर होनी चाहिए। तो एकदम करेक्ट है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो तो स्केलर ही होगी ना, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन है दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये एकदम हमारा करेक्ट है। आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अनुमान लगा लेना है कि किस तरह से आएगा इसमें, राइट। दूसरा देखो, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर। क्या जिसके पास डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ही होना चाहिए? तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है। वायर है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरह डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर होता है, तो हर बार डायरेक्शन होगा तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर ही होगी, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है। तो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। तो कौन सा आएगा, बोथ आर ट्रू, ये तो आएगा नहीं। बोथ आर फॉल्स, ये भी नहीं आएगा। ए ट्रू बी फॉल्स, ये हमारा आएगा। यहाँ पे ए ट्रू है और बी हमारा फॉल्स है, राइट। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन किए। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर करेंगे कि आपको जब भी आप सॉल्व कर रहे हो वेक्टर को तो कौन कौन से पॉइंट आपको फोकस करने हैं, कौन कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट आती है, राइट। तो आप अगर ये जान लिया आपने तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। पहला हमारा पॉइंट है, ऑन रोटेटिंग, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन रोटेटिंग एनी वेक्टर बाय 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री इट डज नॉट चेंज। अगर हम किसी भी वेक्टर को 2 पाई जितना रोटेट कर लेंगे या 360 रोटेट कर लेंगे तो उसकी वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। मान लो कोई वेक्टर यहाँ पे है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, उसको ऐसे घुमा के अगर वापस वहीं पे ले आया तो वेक्टर की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, तो वो वेक्टर जैसा था वैसा ही है। तो ऐसा हमें यहाँ पे अलाउड है, राइट। किसी भी वेक्टर को 2 पाई जितना घुमाना, वापस वहीं पे लेके आना, यानी 2 पाई या फिर 360। किसी भी वेक्टर को 2 पाई जितना घुमाना अलाउड है। किसी भी वेक्टर को हम 2 पाई जितना यहाँ पे घुमा सकते हैं, अलाउड है, राइट। ये वेक्टर हमारा है, इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, अलाउड होगा। ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, पैरेलल शिफ्टिंग of any vector without changing its direction or magnitude and magnitude आएगा is allowed, राइट। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई वेक्टर इस तरीके से है जो कि अपनी ओरिजिनल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाए हुए है। आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं हो रहा है, ये तो वेक्टर यहाँ पे वो सूट नहीं हो रहा, तो आप उसको उठाइए, आप उसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से कर सकते हो,
राइट। तो किसी भी वेक्टर के पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है विदाउट चेंजिंग एंगल, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी वेक्टर का एंगल यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा अलाउड है। राइट। मान लो कोई वेक्टर यहाँ पे है, राइट, आपको उसको नीचे लाना है, आप नीचे ला सकते हो। आपको ये इस वेक्टर को आगे ले जाना है, यहाँ पे आप यहाँ ला सकते हो। आपको उसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जा सकते हो। आपको इसको इधर लाना है, इधर ला सकते हो। राइट। तो वेक्टर को आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। राइट। उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये वेक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से टिल्टेड था, तो मैंने 30 डिग्री टिल्टेड ही ऊपर बनाया। ये सूट कर रहा है, यहाँ पे आपको लगा सूट नहीं कर रहा था, तो आपने उसको क्या किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। राइट। किसी भी वेक्टर की आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स मैं एक थर्ड पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि किसी भी दो वेक्टर के एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स that must be measured by tail to tail or head to head, and that should be, जो आपको वेक्टर को एंगल अगर मेजर करना है तो इस तरह से दोनों का या तो टेल से टेल मिला होना चाहिए, या फिर दोनों का इस तरह से हेड मिला होना चाहिए। राइट। अब जब भी आप टेल टू टेल कनेक्ट करते हो तो आपको याद रखना है कि आपको स्मॉलर एंगल लेना है। ये मान लो मैंने लिया, ये 60 डिग्री है मान लो, तो बाकी का कितना आएगा 240। तो आपको कंसीडर कौन सा करना है, स्मॉलर एंगल। राइट। यू हैव टू कंसीडर स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर when connected tail to tail। यहाँ पे हमने 60 एंगल ही लिया, राइट। 240 नहीं लेना है, हमें 60 एंगल लेना है। तो यहाँ आपको पता चला फ्रेंड्स कि जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल नापा जाता है तो ऑलवेज उनके बीच में किस तरह से होना चाहिए। मान लो ये दो वेक्टर है ए और बी, तो ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल इस तरह से मिली होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। राइट। तभी हम उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। ओके। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और यहाँ पे हमारा 120 है। तो अगर कोई क्वेश्चन का एक पार्ट है ये दो वेक्टर और बीच में 120 बता रखा है, तो बहुत सारे बच्चे 120 ले लेते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि उनको लॉ ही पता नहीं होता, बेसिक पता नहीं होता। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का हम एंगल मेजर कर रहे हैं तब ऑलवेज उसका जो कनेक्शन होना चाहिए, जो उसका वेक्टर का कनेक्शन होना चाहिए, वो या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड होना चाहिए। राइट। तो आप देखिए पहले वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, दूसरे वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। राइट। तो अभी यहाँ पे हेड और टेल मिले हुए हैं तो वो एंगल नहीं हो सकता। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ कि बी वेक्टर को नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, अभी हमने सीखा कि पैरेलल शिफ्टिंग आप कर सकते हो या लीनियर शिफ्टिंग कर सकते हो, तो मैं लाइन में ले आया उसको। राइट। इस तरह से हम शिफ्ट कर दिया। अगर मैं इस वेक्टर को आगे ले लेता, बी मान लो वहीं पे है, वेक्टर बी को मैं वहीं पे रखता और ए को मैं आगे ले लेता, तो इस तरह से हो जाता। तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये लाइन हमें यहाँ सजेस्ट करती है कि इसका एरो यहाँ पे है, टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 120 ये 60 बना रहा होगा। राइट। तो अभी हमें पता चला कि ये एंगल इट मस्ट बी 60। ए और बी के एग्जैक्टली एंगल कितना होना चाहिए, 60, नहीं कि 120। राइट। यहाँ पे हमारा एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। राइट। और यहाँ पे भी सेम ही होगा।
अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये एंगल बन जाएंगे। आपको पता है कि ये अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। तो ये भी 6 हो जाएगा, 60 हमारा। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, यहाँ पे मैंने टेल से टेल मिलाया हुआ है, यहाँ पे हेड से हेड मिलाया हुआ है। तो किसी भी वेक्टर में अगर आपको एंगल मेजर करना है तो इस तरीके से टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्शन होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ आपको, ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 120 है, तो ये करेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी दोनों के हेड से हेड मिले हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे हेड से हेड मिले होने चाहिए या फिर टेल से टेल मिली होनी चाहिए, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर प्रेजेंटेशन है वो एकदम हमारा करेक्ट वेक्टर प्रेजेंटेशन है, राइट। ये जो वेक्टर प्रेजेंटेशन है वो हमारा एकदम करेक्ट वेक्टर प्रेजेंटेशन है, हम इस तरह से बोल सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको आइडिया आनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, राइट, इस तरीके का, किस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए हमारा इस तरफ है, अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, राइट। इसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अभी हम टाइप ऑफ वेक्टर सीखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप अगर ये वेक्टर ए है आपका और आप उसकी वैल्यू चेंज किए बिना वेक्टर की सब डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हो तो पूरा हमारा वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। जो वेक्टर की वैल्यू प्लस ए थी वो माइनस ए हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन पूरी 180 घूम गई। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को 180 घुमा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी, राइट। अगर कोई वेक्टर इस तरफ है ऊपर की तरफ और मैं उस वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर भी हो जाएगा, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी। मुझे पहले ए और बी का एंगल मेजर करना है और उसके बाद बी और सी के बीच का। तो पहले हम एंगल मेजर करते हैं ए और बी के बीच का। तो ए जो है वो यहाँ पे 30 एंगल बना रहा है और ए और बी का लाना है। तो आप देखिए कि ए की जो टेल है उसका बी की हेड से मिला हुआ है, ए का टेल बी का हेड ए की टेल से मिला हुआ है, तो वो उस तरह से हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ए है ऑलरेडी 30 डिग्री बनाए हुए है, तो मैं यहाँ पे बी को एज इट इज शिफ्ट करूँगा। ऐसे शिफ्ट करना है कि बी यहाँ 60 बना रहा था, जो भी 60 बनेगा, तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, कि दोनों मिला के 90 होने चाहिए। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इन दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों के टेल से टेल मिल चुके हैं तब हम एंगल लगा सकते हैं। तो ये 30 और ये 30 तो कितना जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल क्या आएगा, 60। तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बी और सी का निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए सी की टेल के साथ बी का हेड जुड़ा हुआ है, सी की टेल के साथ बी का हेड जुड़ा हुआ है, तो ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ये सी जो है वो 45 बनाए हुए हैं यहाँ पे, 45 पर सी। तो मैं जैसे कि तैसे बी को आगे घुसेड़ दूँ यहाँ पे, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बी यहाँ पे 60 बना रहा था तो यहाँ पे बी 60 बनाएगा, अपोजिट एंगल सेम होते हैं, राइट। तो अब आप देखिए हमें निकाल, अब टेल से टेल जुड़ गए हैं, अब हमारे यहाँ पे बी के और सी के टेल से टेल कनेक्शन हो गया है, हमें तो यही कनेक्शन चाहिए, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 60 में से 45 को कम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना होगा, 15 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 15। तो पहले वाले का आंसर हमारा आया 60 डिग्री और इसका आंसर आया 15 डिग्री, राइट। अब देखिए आप, दूसरा एक क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री अगर है, तो हमें एंगल ए और माइनस बी के बीच में एंगल निकालना है पहले, ए और माइनस बी में। तो अगर मैं बी को यहाँ शिफ्ट करूँगा, पीछे की तरफ ले लूँगा, तो ये हमारा माइनस बी हो जाएगा, राइट। और अगर मैं ए को पीछे की तरफ शिफ्ट करूँगा
तो हमारा माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए कि यहाँ 60 है तो ये भी 60 होगा, जरूर होगा, ये भी 60 होगा, राइट। इस तरह से हम कर लेते हैं। अब हमें किसके बीच का लाना है, ये 60 है, ये 90 और ये 30, तो ये पूरा कितना होगा 120, राइट। और ये 60 है तो बी और माइनस के बीच में कितना होगा 120, दोनों मिला के 180 होने चाहिए ना। तो हमें किसके बीच का चाहिए था, पहले हमें चाहिए था ए और माइनस बी के बीच का, तो ये ए है और ये माइनस बी है 120, राइट। ये तो आएगा नहीं, पहले का आंसर है 120, दूसरे में माइनस है माइनस बी, माइनस और माइनस बीच की 60 है, तो ये रहा 120 और 60, हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेक्टर को जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला हमारा रहेगा यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स। फ्रेंड्स हम यहाँ पे इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, मान लो हमारे पास दो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उन दोनों को हम यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। देखो दोनों वेक्टर हमारे ऐसे हैं जिसकी डायरेक्शन दोनों आई कैप में है और लेंथ भी देखो एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ऐसे वेक्टरों को हम यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, तो हमारे इक्वल वेक्टर्स होंगे। यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वेक्टर की डायरेक्शन भी यहाँ पे सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम मोड में रखते हैं इस तरह से, राइट। तो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स होंगे, या हम इसको दोनों को इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। अब देखिए आप, हाँ, अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में हो और दूसरा वेक्टर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में हो, तो इसको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते, ये हमारे इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन तो अलग अलग है, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम ही होनी चाहिए तभी हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते, राइट। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड, पहला हमारा इक्वल वेक्टर्स है और सेकंड हमारा आएगा पैरेलल वेक्टर। पहले हम नेगेटिव वेक्टर कर लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर। फ्रेंड्स नेगेटिव वेक्टर क्या, अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन भी किया कि मान लो हमारे पास वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, अगर मैं उसको 180 डिग्री शिफ्ट कर देता हूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है, माइनस वेक्टर है, ठीक। तो ये ए का एक नेगेटिव वेक्टर है, मान लो उसको आप भी बोल दो, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू माइनस ए है। मैंने एक ए वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर के सामने उसको रखा, या फिर दूसरा कोई वेक्टर है वहाँ पे लेकिन वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन एक्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट है, एक्जैक्टली 180 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो ए है वही यहाँ पे माइनस बी जितना है, राइट। उसको हमने बी बोला है तो बी इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। तो अगर कोई वेक्टर हो उसी के मैग्नीट्यूड जितना, अगर उसका अपोजिट कोई वेक्टर हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, राइट। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अब हमारा थर्ड रहेगा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हम किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, कि मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो ना हो, डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम नहीं है, राइट। अब देखिए कि इसकी लेंथ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड जितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसकी मान लो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड ही है, राइट। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है। इक्वल वेक्टर्स को मैं यहाँ पैरेलल भी बोल सकता हूँ, इक्वल वेक्टर्स को हम यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, राइट।
अगर दो वेक्टर हमारे इस तरफ हैं तो ये हमारे पैरेलल वेक्टर ही हैं, राइट। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, राइट, भले मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ऐसे दो वेक्टर्स होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स, राइट। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो दो वेक्टर हमारे जिसमें एक की डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक की डायरेक्शन वेस्ट में है और दूसरी की डायरेक्शन हमारी कहाँ पे है, एक की डायरेक्शन ईस्ट में है, दूसरी की वेस्ट में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सेम ना हो तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए दोनों की, राइट। तो ऐसे वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। एक की डायरेक्शन हमारी ईस्ट की तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, राइट। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, यहाँ पे सेम हो तो भी चलता है, मे बी सेम और मे नॉट बी, राइट। डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी। मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसे आनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होनी जरूरी है। तो ऐसे वेक्टर को हम कैसा बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर हम आगे करते हैं। अब हमारा 5th नंबर का वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, फ्रेंड्स कोलिनियर वेक्टर हम किसे बोलेंगे, जिस वेक्टर की डायरेक्शन हमारी अलाइन कर रही हो, ये पूरी हमारी लाइन है मान लो, राइट। तो अगर इसके एक वेक्टर यहाँ पे आगे है तो ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर है। एंटी पैरेलल तो भी चलेगा, वेक्टर शुड बी इन वन लाइन, ई मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, राइट। उस तरफ हो तो भी चलेगा। तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये सारे कोलिनियर है। एक ही लाइन में रहने वाले वेक्टर्स हमारे सारे कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, राइट। तो ये हमारे सारे वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। उसके बाद हम करेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड बट आर्बिटरी डायरेक्शन। ये जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब आपको समझाऊंगा कि अगर ए क्रॉस बी का हमारा आंसर जीरो आया तो वो हमारा नल वेक्टर कहलाएगा, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। तो वो हमारा नल वेक्टर कहलाएगा, राइट। तो उसकी डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्री हो सकती है, जीरो वेक्टर है, राइट, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जीरो वेक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम ए क्रॉस बी लर्न करेंगे, राइट। तो हम उसको प्रॉपरली बता सकते हैं, ओके। तो जीरो वेक्टर हमारा वेक्टर कहलाएगा जब हमारा किसी भी प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ रहा है, राइट। तो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, राइट। उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, हमारा जीरो होगा, लेकिन डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है। तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, मान लो एन कैप है तो वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, राइट। या फिर अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी एक अलग पहचान है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं किया जाता इसे, ये तो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, इसके ऊपर कैप दी जाती है, ए कैप, राइट। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए। यानी कि यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो हमारा एरो है, यूनिट वेक्टर का जो एरो है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, राइट। हमारा कोई भी वेक्टर होगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड होगा, ओके। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो ऊपर हमारा वेक्टर आएगा, नीचे उसकी वैल्यू आएगी यानी मैग्नीट्यूड आएगा। तो फ्रेंड्स वेक्टर तो यही है 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जब हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो मोड में लेना है और उसको x का स्क्वायर, तो यहाँ पे ax हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर
प्लस ए वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अंडर रूट में आएगा 9 प्लस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपन अंडर रूट 25, रूट निकलेगा तो 5 आ जाएगा, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, राइट, ये हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, अगर मैं इस तरह से लिखूँ एक्स आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पे ये हमारा आई कैप के आगे 1 है, ये जे कैप के आगे 1 है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, तो इस तरह से मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाला 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आनी चाहिए मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड ले लूँ तो 5/5 1 आ जाएगा, राइट। तो कोई भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, कि मान लो यहाँ मैंने अगर फोर्स दिया होता, अगर मैं फोर्स का लेता तो इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाता है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका कोई भी यूनिट नहीं आता, राइट। यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं आता, इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ और नया वेक्टर। अब हमारा 8 नंबर का है फ्रेंड्स एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कहाँ पे यूज होता है, तो हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे आगे। तो इन रोटेशनल मोशन इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड बाय एक्सियल वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर हमारा रोटेशनल इफेक्ट बता रहा है तो उसकी इफेक्ट को समझने के लिए एक्सियल वेक्टर हमें यूजफुल होता है। मान लो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको बताऊंगा जब हमारा चैप्टर आएगा। इस तरह से कोई रिंग के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को बाउंड करूंगा, तो थंब हमारा क्या शो करेगा, थंब हमारा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारी इफेक्ट आती है, ये रोटेशनल इफेक्ट, वो ऑलवेज एक्सिस के डायरेक्शन में ही आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो ये रोटेशनल वेक्टर हमें इस तरह से हेल्प करता है डायरेक्शन शो करने में, राइट। अब 9th वेक्टर हम करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर फ्रेंड्स, मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशन है, हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशन है, राइट। ये x, ये y और ये z, राइट। इस तरह से हमारे पास 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन में हमें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 वेक्टर बताऊं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट, तो दोनों वेक्टर हमारे एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं। अगर मैं वेक्टर सी यहाँ पे भी बता दूं तो ये भी हमारा कोप्लेनर ही है, राइट। तो यहाँ पे मोर देन 2 वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में अवेलेबल है 2 डायमेंशन में, तो ये हमारा कोप्लेनर है ही, राइट। अगर 3 डायमेंशन में होंगे वेक्टर तो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, तो कोप्लेनर नहीं होंगे हमारे, राइट। कोई भी 2 वेक्टर हमारे, कोई भी 2 या 3 वेक्टर से उससे ज़्यादा वेक्टर इस तरह से 2 प्लेन में है तो वो कोप्लेनर है। अगर कोई हमारा 4th डी वेक्टर यहाँ पे बाहर की तरफ होगा इस तरह से, तो वो हमारा वेक्टर नहीं है। क्या देखिए एक्स और वाई हमारा पूरा प्लेन बना रहा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, राइट। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, राइट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन है हमारा पूरा वाई जेड प्लेन है, ये वाई और ये बाहर की तरफ पूरा हमारा जेड है। तो अगर कोई वेक्टर डी यहाँ पे है तो ए बी सी डी कोप्लेनर नहीं है, ए बी सी कोप्लेनर है लेकिन यहाँ पे डी कोप्लेनर नहीं है, राइट। और ये हमारा एक अलग प्लेन बनेगा एक्स जेड, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, राइट। तो एक प्लेन हमारा ये पूरा ये एक्स वाई प्लेन, दूसरा प्लेन हमारा इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे, और तीसरा प्लेन हमारा इस तरह से। तो जितने भी वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो तो वो हमारे कोप्लेनर हैं, राइट, है ना। लेकिन अगर कोई अलग प्लेन में है तो उसको हम कोप्लेनर नहीं मान सकते, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। अगर फ्रेंड्स 2D में वेक्टर होंगे तो वो कोप्लेनर ही होंगे,
लेकिन 3D में वेक्टर होंगे तुम्हें देखना पड़ेगा कि कोई अलग प्लेन में तो नहीं है कोई तीसरा वेक्टर, जैसे कि ये डी अलग प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, तो ए बी सी डी को हम यहाँ पे कोप्लेनर नहीं बोल सकते, ए बी सी को आप कोप्लेनर बोल सकते हो, राइट। तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर, ओके। और फिर एक आता है फ्रेंड्स कॉनकरेंट वेक्टर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। कॉनकरेंट वेक्टर्स, उसमें क्या होता है, ये सारे वेक्टर्स हमारे एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए आगे जाके, ये है, तो अगर इनको मिलाऊंगा तो सारे वेक्टर्स हमारे सेम पॉइंट पे मिलने चाहिए इस तरह से, राइट। तो ही हम उनको कॉनकरेंट वेक्टर्स बोल सकते हैं, एक ही पॉइंट उनका ओरिजिन होना चाहिए या एंडिंग होना चाहिए, तो उनको हम कॉनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे, राइट। तो इतने टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे लिए काफ़ी रहेंगे। और एक आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने बेसिक आज लर्न करा वो आगे जाके और भी एक्सप्लोर हम करेंगे, राइट, डिटेल में करेंगे। जैसे कि यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, उसको बहुत डिटेल में करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, राइट। इस लेक्चर के नोट्स आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे जाके हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, और इस तरह से बेसिक वेक्टर हम लर्न करते रहेंगे। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट आपकी स्टडी के लिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।